सामूहिक नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद यहां पर स्थानीय लोगों का आरोप है, यहां पर लगातार नमाज पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये कोई मस्जिद नहीं है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग सरकारी जमीन पर कैसे नमाज पढ़ रहे हैं। इस मामले में पुलिस से भी शिकायत की गई है। विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन हरकत में आया, विवादित हॉल को सील कर दिया गया और शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही जोशीमठ में बाहरी लोगों के वेरिफिकेशन का काम भी तुरंत शुरू कर दिया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली ज्योतिर्मठ में गुरुवार को उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब नगर पालिका के एक सरकारी हॉल में मुस्लिमों द्वारा नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे देवभूमि की धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन बताया। खेल के लिए, विशेष रूप से बच्चों के लिए खेल के लिए भूमि दी गई थी, लेकिन यहाँ पे जब ये बच्चों को दे दी गई भूमि है, वहाँ पे टेनिस गेम होने हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ क्षेत्र में मुस्लिम लोग यहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे, जो कि गैर कानूनी है। पालिका प्रशासन द्वारा बताया गया कि बिना अनुमति के ये नमाज कल पढ़ी गई है और यहाँ किसी से भी अनुमति नहीं ली गई है। तो यदि इस तरह के बिना अनुमति के इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं तो उसका हम लोग भी विरोध करते हैं। ये पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि पहले भी नमाज पढ़ी जा रही थी, पर अब जहाँ पे नमाज पढ़ी गई है वो एक खेल का कमरा है और नगर पालिका ने उसे खेल विभाग को दे दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस तुरंत हरकत में आई और नाराज हिंदू संगठनों से बात की, जिसके बाद उस हॉल को सील कर दिया गया। साथ ही दावा किया कि आगे से उस हॉल में कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कुछ लोकल लोग थे, उनका ये कहना था कि जो नगर पालिका के स्वामित्व की एक बिल्डिंग है उसमें कुछ धर्म के लोग जो नमाज पढ़ रहे थे। तो जैसे ये मामला हमारे संज्ञान में आया तो दोनों पक्षों को हमारे द्वारा बुलाया गया है और उसमें एक दोनों पक्षों को समझाया गया है, उसका एक समाधान का हम प्रयास कर रहे हैं। सरकारी जमीनों और भवनों पर अवैध धार्मिक गतिविधियों को रोकने के पहले से ही धामी सरकार के सख्त निर्देश हैं। बावजूद इसके प्रशासन से स्तर पर की गई चूक ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल प्रशासन ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है और भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने का भरोसा दिया है। जोशीमठ से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और उधम सिंह नगर जिले में एक फर्जी स्कूल पर एक्शन हुआ है। बिना मान्यता संचालित हो रहे ब्लू डायमंड एकेडमी के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज होने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। और शिकायतकर्ता अनिल कुमार कंबोज ने दिसंबर में शिकायत की थी कि रुद्रपुर के मलिक कॉलोनी स्थित स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। पोर्टल में शिकायत हुई तो शिक्षा विभाग की नींद टूटी है। इसी महीने जांच कराई गई तो शिकायत सही निकली है। अब स्कूल को बंद करने के ऑर्डर जारी हो गए, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा? इस सवाल पर मुख्य शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। और वहाँ पर हमने उस संबंधित विद्यालय को बंद करने के लिए कहा भी था, और अगर उसने नहीं किया है तो मैं खंड शिक्षा अधिकारी से जो जानकारी प्राप्त उन्होंने कहा, हमने उनके लिए FIR लॉन्च करने के लिए भी पुलिस प्रशासन को सूचना दे दी है। नैनीताल हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हाईकोर्ट को मिले मेल में कहा गया है कि हाईकोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। इस धमकी भरे मेल के बाद हाईकोर्ट में हड़कंप मचा है। धमकी के बाद अब सघन चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया और कोर्ट परिसर को खाली किया गया है। आपको बता दें, नैनीताल जिला अदालत में 3 बार बम से उड़ाने की धमकी के बाद अब राज्य की सबसे बड़ी अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम ब्लास्टिंग का के संदर्भ में रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस में आया है, तो उस संदर्भ में एक अभी हाई लेवल मीटिंग हुई है हमारे माननीय उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस साहब के साथ कि आगे क्या करा जाए। तो अभी यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय में चप्पे चप्पे पर निगरानी का कार्यक्रम चल रहा है और डॉग स्क्वाड वगैरह आए हुए हैं और बम स्क्वाड वगैरह भी आए हुए हैं और वो सब पूरा का पूरा यहाँ पे सैनिटाइज कर रहे हैं जगहों को। और अभी लंच तक ये काम चलेगा, फिर उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई होगी उस पर विचार करा जाएगा। फिर एक और मीटिंग रखी गई है।
न्यूज 18 की खबर के बाद नैनीताल जिला अदालत की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अब सभी लोगों को जांच के बाद ही कोर्ट परिसर में एंट्री दी जा रही है। तो कोर्ट में भी धमकी भरे मेल के बाद वकीलों और कर्मचारियों के लिए आई कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि डर के माहौल के बीच सुबह कोर्ट नहीं चल सकी है, वहीं पर दिन के बाद कोर्ट में काम हो सका है। 3 दिनों से नैनीताल की अदालतों को मिल रहे धमकी भरे मेल के बाद वादकारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वादकारियों में काफ़ी भय बना हुआ है, क्योंकि एक दिन का नहीं है, लगातार इसमें धमकी दी जा रही है, जिला न्यायालय को बुलाने की धमकी दी जा रही है, जिसमें वादकारियों को विशेष रूप से उनको क्षति पहुंचने की संभावना है, जिससे वादकारी न्यायालय में नहीं आ पा रहे तक। या हम लोगों ने अभी जिला जज साहब को हम लिख के दे रहे हैं कि जब तक भी ये मेल ट्रेस नहीं होती है तब तक कोई हम लोग यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, कार्य से विरत रहेंगे। असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमारे बच्चे ये कहने को मजबूर हो रहे हैं कि आप मत जाइए। देहरादून जिला कोर्ट को आज एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला। इसके बाद मौके पर पुलिस टीम ने पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाया। डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल दस्ते और पुलिस टीम ने कोर्ट परिसर की तकरीबन 2 घंटे तक जांच की। हालांकि पुलिस के हाथ खाली रहे। इससे पहले कल भी कोर्ट को ईमेल आया था धमकी भरा। अब तक कई जिला कोर्ट को धमकी भरे ईमेल्स आ चुके हैं। और उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वहां लगे स्टॉल का निरीक्षण किया और लोगों के साथ बातचीत भी की है। लोगों की समस्याओं को सीएम धामी ने सुना है। सीएम ने कहा कि सरकार का पूरा फोकस लोगों की दिक्कतों का जल्द से जल्द निस्तारण करना है। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान करें और जो समस्या जिस स्तर की है उसे वहीं पर खत्म किया जाए। सीएम ने इस पर साफ कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जन जन के शिविर के दौरान एक महिला ने सीएम धामी से स्थानीय उत्पादों के लिए चारधाम यात्रा मार्ग पर दुकान की व्यवस्था की मांग की है, जिससे कि लोकल उत्पादों को बाजार मिल सके। इस पर सीएम धामी ने महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे लोकल उत्पादों की तारीफ की और उन्हें यात्रा मार्ग पर दुकान की व्यवस्था कराने के लिए कहा है। हमारे महागढ़ क्लस्टर में जो महिलाएं लोकल उत्पाद बनाती है और गांव से इकट्ठा भी करती है, तो उसके लिए मुझे हमारे यात्रा रोड पर हमें दुकान की जरूरत है। बहनें हमारी जो स्थानीय उत्पाद बनाती हैं समूह के माध्यम से या अन्य माध्यम से, उन सभी को आज एक अच्छा बिक्री के लिए कोई जगह मिले, अच्छा स्थान मिले, स्टॉल लगाने के लिए स्थान मिले, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और आप जिलाधिकारी को इसको सुनिश्चित करवाइए कि हमारी बहनों को जो है यात्रा मार्ग पर भी उनको स्टॉल की व्यवस्था हो। जो भी उत्पाद वो बनाते हैं उन उत्पादों को विपणन का अवसर मिलना चाहिए। चारधाम यात्रा में हर साल बढ़ती भीड़ और डमी रजिस्ट्रेशन की समस्या को देखते हुए सरकार इस बार 10 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क लेने पर विचार कर रही है। दावा है कि ये पैसा सीधे श्रद्धालु सुविधाओं पर खर्च होगा, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या हरिद्वार, ऋषिकेश, नीम करौली जैसे ज्यादा फुटफॉल वाले तीर्थों पर भी यही मॉडल लागू होगा? दिखाते हैं आपको। तिरुपति और वैष्णो देवी की तरह व्यवस्थित भीड़ प्रबंधन की कोशिश अब उत्तराखंड के 4 धाम में भी हो रही है। सरकार मानती है कि डमी रजिस्ट्रेशन से यात्रियों की असली संख्या का अंदाजा बिगड़ जाता है, इसलिए इस बार रजिस्ट्रेशन के वक्त ही 10 रुपए शुल्क लेने का प्रस्ताव है, ताकि वही लोग पंजीकरण करें जो सच में यात्रा पर आ रहे हैं। सरकार कहती है इस शुल्क का इस्तेमाल सीधे श्रद्धालुओं की सुविधा पर होगा, जैसे मोबाइल जमा करने के लिए डॉर्मेट्री, लाइन में चाय पीने की व्यवस्था और बुजुर्गों के लिए खड़ाऊ भी। रजिस्ट्रेशन के लिए शासन स्तर से भी निर्णय लिया गया है और उस पर सभी का सुझाव भी था। अभी इस पर चर्चा चल रही है। सबके सुझाव आने के बाद में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो भी इसमें शुल्क आएगा वो शुल्क एक निर्धारित न्यूनतम एक शुल्क रखने से क्या होगा कि उसमें एक्चुअल जो ट्रैफिक होगा, एक्चुअल जो तीर्थयात्री होगा वो वहां पर आएगा। अगर उसको नहीं आना होगा तो उसमें कैंसिल करने की भी एक व्यवस्था रहेगी कि वो कैंसिल करेंगे और उनका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा वो उनको रिफंड मिल जाएगा। जहां तक जो इनका शुल्क है, जो इसमें आने वाली जो रजिस्ट्रेशन जो शुल्क आएगा वो शुल्क जो है कि पूरी तरह से जो है कि तीर्थयात्रियों के वेलफेयर के लिए उसका जो है कि इस्तेमाल किया जाएगा।
इधर पर्यटन विभाग ने हरिद्वार, ऋषिकेश और नीम करौली जैसे स्थानों के लिए भी कैरिंग कैपेसिटी रिपोर्ट मांगी है। बढ़ते फुटफॉल को देखते हुए यहाँ भी नई व्यवस्था लागू करने पर विचार चल रहा है। जो अधिक फुटफॉल वाले स्थान हैं उनको लेकर पर्यटन विभाग गंभीर है कि किस तरीके से उनको व्यवस्थित किया जाए, और कैरिंग कैपेसिटी स्टडीज की जहां तक सवाल है वो भी कुछ स्थानों पे शुरुआत की गई है, उनकी प्रक्रिया गतिमान है और आने वाले समय में आवश्यकता अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है चारधाम जैसे संवेदनशील इलाके में सही संख्या पता हो तो व्यवस्था भी बेहतर बनती है और यात्रियों को सुविधा भी मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर तांबाखानी सुरंग के पास एक बाइक सवार हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि एक कार सवार ने उसे टक्कर मार दी, इससे बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी आया, इसमें दिखाई देता है कि बाइक सवार की कार से कोई टक्कर नहीं हुई है, बल्कि बाइक खुद ही रास्ते में गिर गई। तभी दूसरी ओर से आ रही कार से बाइक सवार के ऊपर टक्कर लग जाती है, इससे उसकी मौत हो जाती है। हालांकि मृतक के परिजनों से कार सवार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने भी अज्ञात कार सवार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। देहरादून में बार एसोसिएशन के चुनाव गुरुवार को खत्म हो गए। देहरादून में 3,713 वोटरों में से 2,917 लोगों ने मतदान किया। चुनाव के दौरान गहमा गहमी और अव्यवस्था भी देखने को मिली, जिसे चुनाव अधिकारी ने खुद स्वीकार किया। उनका कहना है कि शाम 5 बजे तक मतदान किया गया, लेकिन आज की व्यवस्था को देखते हुए अगली बार चुनाव के लिए दूसरी जगह तलाश की जाएगी। बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए शुक्रवार को काउंटिंग की जाएगी, जिसके नतीजे देर शाम तक आने की उम्मीद है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने 10 नए बाड़ों का उद्घाटन किया है, जिससे रेस्क्यू सेंटर में बाड़ों की संख्या 20 से बढ़कर 30 हो गई है। अब यहां रखे जाने वाले बाग और गुलदारों के लिए बेहतर और सुरक्षित आवास की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे पहले सीमित जगह के कारण वन्यजीवों के बीच आपसी संघर्ष की आशंका बनी रहती थी, लेकिन अब पर्याप्त जगह मिलने से उन्हें अलग अलग और अनुकूल वातावरण में रखा जा सकेगा। मुख्य उद्देश्य तो वन्यजीव को संरक्षित करना और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना है। इसी उद्देश्य से है, तो इसीलिए ये आज यहाँ पर नए बाड़े का भी आज शुरुआत हुई है। 2 नए बाड़े बना के, जिनमें आज इसके आने से हमारी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, 30 हो जाएगी, और टाइगर और लेपर्ड के लिए भी ये बाड़े काम आएंगे। उत्तराखंड से राज्यसभा, लोकसभा समेत 8 सांसद राज्य की आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन जब बात विकास कार्यों की आती है तो तस्वीर कुछ अलग नजर आती है। 2024 से 2026 के बीच इन 8 सांसदों को कुल 80 करोड़ रुपए की सांसद निधि मिली, मगर दिसंबर 2025 तक ज्यादातर सांसद 50% राशि भी खर्च नहीं कर पाए। आखिर क्या है इसकी वजह और क्या कहते हैं खुद सांसद, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लोकसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अजय भट्ट, माला राज्यलक्ष्मी शाह, त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी और अजय टम्टा, जबकि राज्यसभा में नरेश बंसल, महेंद्र भट्ट और कल्पना सैनी। 8 सांसदों को 2 साल में कुल 80 करोड़ की सांसद निधि आवंटित हुई, लेकिन खर्च की रफ्तार उम्मीद से बेहद धीमी रही। हालांकि सांसद इसके पीछे कई तकनीकी कारण भी बताते हैं। लोकसभा सांसदों में अजय भट्ट ने 80% धनराशि खर्च की, 54 प्रोजेक्ट पूरे किए और 154 पर काम जारी है। टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी ने करीब 56% खर्च किया, कुछ फंड राज्य से बाहर भी खर्च किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी और अजय टम्टा ने 16% से भी कम सांसद निधि खर्च की है। त्रिवेंद्र रावत का 1 प्रोजेक्ट पूरा हुआ, जबकि 5 पर काम जारी है। अनिल बलूनी का भी 1 ही प्रोजेक्ट पूरा हुआ, 5 पर काम जारी है। राज्यसभा सांसदों में नरेश बंसल आगे रहे। अब तक मिली 19 करोड़ की धनराशि में बंसल 90% खर्च कर चुके हैं। कई बार सांसद लोग अपनी निधि जारी कर देते हैं, लेकिन उसका समय पर सूचना जो नीचे तक जारी पहुंचती नहीं है।
लेकिन हम अपेक्षा करेंगे सभी सांसदों को यथा समय सांसद निधि को जारी कर देना चाहिए, जिससे कि समय पर काम हो जाए। और क्योंकि सांसद निधि हर वर्ष मिलती है, इसलिए हर वर्ष की उसमें खर्च करने की क्षमता नहीं, लेकिन अंतिम वर्ष जो होता है उसमें तक लगभग सब सांसद निधि पूर्ण हो जाए, इसकी चिंता भी सांसदों को करनी चाहिए। निर्माण एजेंसी काम कर रही कि नहीं कर रही ये भी देखना पड़ता है, खटखटाना पड़ता है बार बार, कितना हुआ, क्या हुआ, जो हमने पैसा दिया था काम चलने लगा या नहीं चलने लगा। तो कई जगह जो स्कूल से हैं उनमें हमने उनके मंच बनाए हैं, कहीं रामलीला के मंच बनाए हैं, जो दिखाई देता है। तो इस तरह से हो सकता है कि देते हम भी हैं, काम स्टार्ट करने में बहुत देरी हो जाती है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिर्फ 1,62,00,000 खर्च किए। वे मानते हैं कि खर्च कम हुआ है। उनका तर्क है 5 करोड़ की निधि 14 विधानसभा और 21 लाख आबादी वाले संसदीय क्षेत्र के लिए बेहद कम है। उनका कहना है कि छोटे छोटे कामों में राशि का दुरुपयोग होता है। अब वे खुद एक अलग मैकेनिज्म तैयार करने की बात कर रहे हैं ताकि इस धनराशि से कोई ठोस काम हो सके। इतनी जगह उसको दिया जा सकता है, डिमांड इतनी होती है कि अगर हम उसको अगर सोच समझ के नहीं बांटेंगे ना तो समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्या क्या खड़ी हो जाएगी, उस पैसे का ठीक से सदुपयोग हो जाएगा। अभी हमने कुछ प्लानिंग किया, मैं अपनी बात करता हूँ, बाकी को मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने भी प्लानिंग किया है, अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अगर मेरा वो सोच व्यवहार में बदल जाए तो फिर आपको लगेगा कि आपने देर तो की लेकिन धन का बहुत सदुपयोग किया है। ये सच है कि 14 विधानसभाओं वाले विशाल संसदीय क्षेत्रों में 5 करोड़ बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जब करोड़ों की राशि महीनों तक खर्च नहीं ना हो तो सड़क, पानी, स्वास्थ्य और स्कूल जैसे छोटे लेकिन जरूरी काम अटक भी जाते हैं। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में चेकिंग के दौरान संदिग्ध से 532 ग्राम अवैध रूप से लाई जा रही चरस पुलिस ने बरामद की। पौड़ी के लक्ष्मण झूला इलाके में स्मैक की सप्लाई कर रहे 2 नशा तस्करों को पुलिस ने पकड़ लिया है। 31 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार। हरिद्वार की झबरेड़ा से पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया। इसके पास से चोरी की 3 बाइक बरामद। बद्रीनाथ हाईवे पर जोगीधारा के पास एक ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार घायल हो गया। अल्मोड़ा में उत्तराखंड क्रांति दल ने आक्रोश रैली निकाली। कई मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस पर लोगों को छलने का आरोप लगाया। पिथौरागढ़ में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर रामलीला मैदान में हिंदुवादी संगठनों से जुड़े नेता मौजूद रहे। हरिद्वार में रामकृष्ण परमहंस की 191वीं जयंती मनाई गई। साधु संतों ने परमहंस के जीवन दर्शन और मानवता के लिए किए गए कामों को प्रेरणादायक बताया। विकास नगर में किसानों के लिए 12 करोड़ की लागत से बनाए गए स्प्रिंकलर लिफ्ट सिंचाई योजना का विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने लोकार्पण किया। चमोली के बेड़ू बगड़ में जनजातीय समागम सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें सांस्कृतिक परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून के डालनवाला और अंबीवाला में ओल्ड एज होम में महिलाओं का हाल जाना। पिथौरागढ़ शहर का दिल कहे जाने वाला गांधी चौक अब अलग अंदाज में नजर आएगा। नगर निगम ने यहां मौजूद फड़ों की जगह पहाड़ी शैली में दुकानें बनाई हैं, जिससे इलाका पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है। देखिए। गांधी चौक भले ही सोरघाटी का दिल कहा जाता हो, लेकिन ये दिल दशकों तक फटेहाल ही नजर आया। हालात ये थे कि यहाँ दर्जनों फड़ किसी दाग से कम नहीं थे, लेकिन अब यहाँ का नजारा बिल्कुल बदला नजर आ रहा है। फटेहाल पन्नियों में लिपटे फड़ों की जगह इन शानदार दुकानों ने ले ली है।
पहाड़ी शैली में तैयार ये दुकानें लोगों को लुभा भी रही हैं। दुकानों की सूरत बदलकर निगम गांधी चौक को पर्यटन का केंद्र बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। तो हमारा ये प्लान है कि ये 54 दुकान को हम पूरा एक ही स्थिति में, एक ही फसाहट में लेके आए, ताकि हमारा वो जो सिटी ऑफ हार्ट है वो सुंदर दिखे और पर्यटक आकर्षित हों उसके तरफ। वहाँ आए तो ये न लगे कि यहाँ तितर बितर या अन्य चीज़ें पड़ी हैं। इसको देखते हुए काम हम कर रहे हैं। नगर निगम गांधी चौक में मौजूद सभी फड़ों को पहाड़ी शैली में तब्दील कर रहा है। पहले राउंड में 10 फड़ों को हाईटेक बनाया जा चुका है। आने वाले दिनों में सभी 54 फड़ भी कुछ इस तरह ही नजर आएंगे। फड़ों के बदले हाईटेक दुकानें मिलने से वे कारोबारी भी खासे खुश हैं, जो दशकों से सुबह यहाँ अपना फड़ लगाते थे और शाम को अपना सामान उठाने को मजबूर रहते थे। फड़ों को हाईटेक दुकानों में तब्दील होने पर बारिश और धूप से भी दुकानदारों को राहत मिली है। सर, सबसे अच्छी बात तो हमारे लिए ये है कि बारिश का पानी जो होता था उसके लिए हमारे लिए अच्छा हो गया। हमारे लिए सामान भरना पड़ता था, लेबर भी लगानी पड़ती थी हमने बाहर रखने के लिए सामान को, और 2 घंटे हमें सुबह लगते थे लगाने में, शाम को 1 घंटा और लगता था। तो उसकी से हमारे लिए अच्छा हो गया। ये हमारे लिए शटर की दुकानें मिल गई हैं। गांधी चौक को हाईटेक बनाने की डिमांड लंबे समय से हो रही थी, लेकिन पहली बार नगर निगम की यहाँ नजरें इनायत हुई हैं। ऐसे में तय है कि जब सभी फड़ हाईटेक दुकानों में तब्दील होंगे तो यहाँ का नजारा 100% बदला नजर आएगा, जिससे यहाँ आने वाले सैलानियों को भी काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन अपना गृह क्षेत्र अल्मोड़े में है और जिस विद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की वहां जाकर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल के लिए भी जरूरी टिप्स दिए हैं उन्होंने। दिखाते हैं आपको। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन देश और दुनिया में अल्मोड़ा और उत्तराखंड का नाम रोशन कर चुकी हैं। साथ ही वो कई खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं। लक्ष्य सेन इन दिनों अपने गृह क्षेत्र अल्मोड़ा में हैं और जिस विद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है वहां जाकर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलने का भी संदेश दे रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और ये हमारा स्कूल है और जब भी यहाँ पे आते हैं काफी पुरानी यादें जो होती है वो ताज़ा हो जाती है और यहाँ पे बच्चों से मिलके काफी अच्छा लग रहा है। और वहीं स्कूल के प्रिंसिपल भी काफी खुश हैं, क्योंकि जब विद्यालय से ऐसे होनहार छात्र निकले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करे तो कॉलेज का भी नाम अपने आप चमकता है। आज मुझे बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आज देश और दुनिया में आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि ये बच्चा जब यहाँ पर पढ़ता था, नर्सरी से ये यहाँ पर आया है और नर्सरी के बाद इसने यहीं से पढ़ा। अल्मोड़ा जैसे छोटे शहर से निकलकर लक्ष्य सेन ने बता दिया कि प्रतिभा छोटे शहरों के बच्चों में भी है, बस उन्हें सही दिशा मिलनी चाहिए ताकि वो अपने हुनर की बदौलत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छा सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।